सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ अलीना इलियास हैं और मेरे साथ फ़ख्र रहमान सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इसके अलावा भारत से हमारे साथ रविंदर सिंह जी होंगे और वाशिंगटन से अनवर इकबाल साहब हमारे साथ होंगे। और रविंदर सिंह जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं, बड़ी मामलात पर उनकी नज़र है ख़ित्ते में। और अनवर इकबाल तो इस वक्त एपिसेंटर है, दुनिया का पॉलिटिकल एपिसेंटर वाशिंगटन डीसी, वहाँ पर हैं और बड़ी गहरी नज़र रखे हुए हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था, एक और टीवी पर भी उनका तबसरा आ रहा था, तो इसलिए मुझे यकीन हो गया कि रात पाकिस्तान के टीवी स्टेशंस और अखबारात ने उन्हें सोने बिल्कुल नहीं दिया होगा। बहरहाल अभी उनकी तरफ चलते हैं, लेकिन जो प्रोग्राम का आगाज़ है उसमें मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ। और ये बहुत सारे जो वाक़यात इस वक्त हो रहे हैं, अगर आप इसको देखें तो कुछ अंदाज़ा होगा कि दुनिया में हो क्या रहा है। अफ़गानिस्तान के हवाले से ये सारी सिचुएशन है। वहाँ पर अब तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है, सदारती महल में भी वो चले गए हैं, ऑन गोइंग हैं इस वक्त डिस्कशंस, और अगले 2-3 दिनों में सूरत हाल वाज़े हो जाएगी। सबसे पहले तो सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास बहुत अहम है, न्यूयॉर्क में होने वाला इजलास, उसमें पता चलेगा कि दुनिया किस नज़र से देखती है। वैसे अभी तक 60 ममालिक के ने ये बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट जारी की है कि तालिबान का काम है कि वो वहाँ पे अमन कायम रखें और बचाएं लोगों की ज़िंदगियों को। तो गोया इन ए वे वो तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं। अभी ऑफिशियल जो वर्ड्स हैं वो तो इस्तेमाल नहीं हुए, लेकिन वो समझते हैं कि वहाँ पर जो हिफाजत है लोगों की वो तालिबान ही कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो इसमें एक अमरीकी जहाज़ है जो काबुल से उड़ से, और उसके नीचे जो है वो लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो दौड़ रही है रनवे के ऊपर। लेकिन ये जहाज़ नहीं रुका और ये चलता रहा जहाज़। ये जहाज़ उड़ गया, फिर उसके बाद 2-3 लोग जो ऊपर उड़ गए थे वो गिरे और उनकी हलाकत हुई। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल यानी कोई परवाह नहीं है पायलट को, कोई परवाह नहीं है। इस वक्त ये जहन में रखिए कि जो काबुल एयरपोर्ट है वो अमेरिकन ट्रूप्स के पास है, क्योंकि वहाँ पर उनके डिप्लोमेट्स हैं। और अब मेरा सवाल ये है जो मैं करना चाहता हूँ, हो सकता है बहुत सारे लोग इससे खफा हों, लेकिन क्या ये जो लोग दौड़ रहे हैं जहाज़ के नीचे, क्या ये इंसान नहीं है? क्या ये कोई जानवर हैं? आप इनको रैट्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और जहाज़ के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा कोई अशरफुल मखलूक़ात टाइप कोई चीज़ हैं? क्या हैं वो? आप इस मुल्क में आए 20 साल पहले कि जी इन्हीं लोगों को जो अभी आप टायरों के नीचे जिनको आप रौंद रहे हैं कि हम आपको आपके मुस्तकबिल के लिए आए हैं, हम आपको बचाने के लिए आए हैं। तालिबान तो अभी वायलेशन करेंगे राइट्स की, ह्यूमन राइट्स की, जब शायद उन्हें हुकूमत मिलेगी। लेकिन ये जो इस वक्त इन्होंने किया है, क्या ये जहाज़ 1 घंटा ताख़ीर से नहीं उड़ सकता था? क्या वो जो 6000 ट्रुप्स वहाँ पर मौजूद हैं अमेरिका के, इन लोगों को हटा नहीं सकते थे? अब ये ख़बरें हैं अमेरिकन मीडिया से कि जी वो उसको सस्पेंड कर दिया गया है 2-3 घंटों के लिए, और उसको इलाके को, जगह को साफ़ किया जाएगा, लोगों को हटाया जाएगा और फिर उसके बाद वो जहाज़ उड़ाएगा। मैं ये एक ऐसी ये वीडियो है जो मुझे लगता है कि यानी इस पर मैं हैरान हूँ कि जो अमेरिकन मीडिया है, जो वेस्टर्न मीडिया है, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि वहाँ पर एक लोगों का फ्लड आ गया है, ये लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं और वो पता नहीं वहाँ पर कोई कत्लो गारत होने वाली है, ये बड़े खौफजदा लोग हैं। ये कोई नहीं कह रहा कि ये जो जहाज़ उड़ाने की कोशिश कर रहा है ये अपनी उस जहनीत को जाहिर कर रहा है, अपनी उस ब्रूटैलिटी को जाहिर कर रहा है जो कब्ज़ा करने की। और ये बता रहा है कि ये जो लोग जहाज़ उड़ाने वाले हैं, ये जहाज़ के अंदर बैठे हुए हैं, जहाँ पर ये गए थे अफ़गान अवाम की, इन लोगों की इनके नज़दीक क्या अहमियत है। और 20 साल इसी तरह, जिस तरह भी ये अपने टायरों के नीचे उन्हें कुचल रहे हैं, 20 साल इसी तरह उनको मारते रहे, इसी तरह उनका इन्होंने सत्यानाश किया, ये कह कर के हम तुम्हारा कल्चर तब्दील करने आए हैं।
ये अभी वो क्या कह रहे हैं कि ये जो टारमेक पर बड़ा रश है लोगों का और ये इसको इस्तेमाल कर रहे हैं पॉलिटिक्स इस पे भी, कि शायद लोग वहाँ पर बड़े घबरा गए हैं, निकलना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे कि हम इन्हें टायरों के नीचे रौंद रहे हैं। बड़ी एक ये दिल तोड़ने वाली ये एक वीडियो है। और लेकिन इसने एक्सपोज किया है, इसने जो अमेरिका की वेस्ट की उस इंटेंशन को एक्सपोज किया है कि बेसिकली इस खित्ते के लोगों के लिए वो सोचते क्या हैं, वो समझते क्या हैं, और उनकी जो सारी जो हमदर्दियां हैं या जो सारा उनका निज़ाम है वो अपने ही लोगों के लिए है, दूसरे लोगों के लिए नहीं है। बहरहाल ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता था, जो जब मैंने देखा तो मेरा दिल बड़ा इस पर मैंने कि ये हमारे हुक्मरान जो हैं ये क्यों कठपुतलियाँ हैं ऐसे लोगों के लिए जो हमारे बारे में इस तरह सोचते हैं। ये चाहे अफ़गान हो, चाहे पाकिस्तानी हो, या कोई रेस हो, यहाँ पर इवन इंडियंस भी अपने आप को समझते हैं कि आजकल हम बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं और पता नहीं क्या है, लेकिन इनके बारे में भी वो ऐसा ही सोचते होंगे। ये इनकी जहनीत है। बहरहाल बड़ा एक दिल खराश वाक़या है और हिपोक्रेसी वेस्टर्न मीडिया की कि कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा कि ये क्यों इन्होंने जहाज़ उड़ाया वहाँ से। वो जी बड़े जी टारमक पर बड़े लोग आ गए हैं और बड़ी वहाँ पर बेयकीनी है और देखें वो सब बाहर निकलना चाहते हैं। खैर जी, हम सबसे पहले मैं रविंदर सिंह जी आपकी तरफ आता हूँ। शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आप भारत में हैं और आपकी नज़र है तमाम पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर। ये बयान फरमाइए कि इस वक्त क्या वहाँ पर सेंटिमेंट है हुक्मरानों का, जो पॉलिसी साज हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि भारत ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई थी अफ़गानिस्तान में और अब जिस तरीके से वहाँ से वो निकले हैं तो क्या वहाँ पर फीलिंग है इस सारी सूरत हाल के हवाले से? अकेले नहीं, पूरी दुनिया में इस वक्त इसको लेके एक चिंता जो है वो सबको है, और ख़ास तौर पे जिस तरह का क्योस हुआ 20 साल बाद तालिबान दोबारा वहाँ पे काबिज हुए, उन्होंने उसको कंट्रोल में लिया। लेकिन मैं आपकी बात से पूरी तरह मुत्तफिक हूँ। ख़ास तौर पे ये जो लड़के वहाँ पे भाग रहे थे जहाज़ के साथ साथ, उनकी उम्र कोई 24-25 साल यही रही होगी मुझे ऐसे लगता है। और ये 20 साल एक राज में उनकी क्या ग्रूमिंग हुई होगी। और एक ये वीडियो नहीं है, इसके साथ और भी बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई हैं जिसमें सड़कों पर लाशें पड़ी हैं। कल रात को बहुत डकैतियाँ हुई, चोरी हुई, तालिबान ने कुछ लोगों को अभी अरेस्ट भी किया है। मिनॉरिटीज़ का अपना डर है, लेकिन वो जो क्योस को लेके अभी एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका में वहाँ बातचीत भी चल रही है इसको लेके। और यूएन का ये कहना है कि वो वहाँ के मूंद के नहीं बैठ सकता, लेकिन वो ये सब कुछ होने के बाद वहाँ के प्रेसिडेंट जाते हैं उसको लेके। जो आप इसके साथ जो भारत की बात आप कर रहे हो, पहली बात तो ये सारे मेरे अपने निजी विचार हैं। आई एम नॉट ए स्पोक्स पर्सन ऑफ एनीवन। इंडिया की इन्वेस्टमेंट रिलेशन के हिसाब से, रिलेशन कोई नया नहीं है। इंडिया की आज स्टेटमेंट भी आई है इसको लेके, जो अफगानिस्तान के हालातों को लेके अपनी पुरानी जो रिलेशनशिप है उसका जिक्र किया गया। जो इंफ्रास्ट्रक्चर अफगानिस्तान में इंडिया ने हेल्प की या बनाया, जिसमें रोड्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं या डैम हैं, उसका जिक्र था। इसके साथ साथ ये भी है कि वो पॉजिटिव जो बयान आ रहे हैं पॉलिटिशियंस के भी और भारत के भी, कि इसको पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ वो देखना चाहते हैं, इसको ले जाना चाहते हैं। और भारत और अफगानिस्तान के बीच और ख़ास तौर पे सोशल साउथ एशिया में पीस और स्टेबिलिटी के लिए काम होने चाहिए। ये बयानात तो सभी जगह से इसी तरह के ही लेकिन राजेंद्र जी, मैं सॉरी आपकी बात को काट रहा हूँ, मैं इंडियन मीडिया को देख रहा था, वो तो सारा वो कह रहे हैं ये डिबैकल हुआ और इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है। वहाँ पर पाकिस्तान ने टेररिस्ट कैंप्स बनाए हुए हैं और ये तालिबान के पीछे वही हैं, और ये सारा जो डिबैकल है जो वो तो इल्ज़ाम पाकिस्तान को दे रहे हैं, पाकिस्तान पर ठहरा रहे हैं इल्ज़ाम सारा। समी साहब, ये बात आप बखूबी जानते हैं कि आपके और हमारे यहाँ का मीडिया जो है, उसका सेक्शन ऑफ मीडिया वो इस तरह की बातें करते हैं। मैं सारे मीडिया को कभी भी नहीं इस बात पे कहूँगा, ना भारत के ना पाकिस्तान के। आपकी और मेरी बात से पहले भी, मतलब जब मुझे भी अप्रोच किया गया था, एक मन में
बना होता है हमारे दोनों तरफ। जब मैं भी पाकिस्तान के किसी जर्नलिस्ट को अप्रोच करता हूँ कि हमारे किसी शो में आना है, तो पहले ये एक तरह से सोच कर बैठे होते हैं हम लोग कि यार वहाँ तो फिर वो अननेसेसरली आपको स्केपगोट बनाया जाएगा, अननेसेसरली आपको उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। ये एक सेक्शन ऑफ मीडिया करता है, नॉट ऑल ऑफ देम। और एक सेक्शन ऑफ मीडिया में अगर इस तरह की रिपोर्ट्स हैं तो उधर पाकिस्तान, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ किसी भी तरीके से, जो तालिबान वहाँ पे हैं, ठीक है, पाकिस्तान का एक पड़ोसी मुल्क है, एक इंडिया पड़ोसी है, एक अफगानिस्तान पड़ोसी है। पाकिस्तान अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे होंगे अपने पड़ोसियों के साथ बनाने में, इसमें उनका अपना एक राइट है। लेकिन जो एक सेक्शन ऑफ मीडिया अगर कुछ ऐसा कर भी रहा है, मैं उस पर क्या कमेंट करूँ? ठीक है, नहीं ठीक है, मैं आपका ठीक है, मैं आपकी बात समझता हूँ। हमारे साथ ही रहिए। मैं अनवर इकबाल, हमारे साथी वाशिंगटन में हमें, और वहाँ पर अनवर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। ये जो सब कुछ हुआ उस पर जो अमेरिका के सेक्रेटरी हैं उनकी ये स्टेटमेंट आई कि बड़ा एक ये मिशन सक्सेसफुल हुआ, और अब जो बाइडन प्रेसिडेंट जो हैं वो भी शायद अगले 1-2 दिनों में कोई कौम से इस हवाले से बात करें। ट्रंप की तरफ से ये आ रही है कि वो अब कह रहे हैं कि जो बाइडन को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो क्या वहाँ पर जो अमेरिकन सेंटीमेंट है इस वक्त, क्या ये अफ़गानिस्तान की ये जो इस तरीके से विड्रॉल हुआ है इतना स्विफ्ट, और फिर तालिबान बिल्कुल एक लाइटनिंग स्पीड से आके उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है, ये पॉलिटिकली कितना डैमेज होगा वहाँ पर प्रेसिडेंट जो बाइडन के लिए? और आपकी क्या असेसमेंट है कि अमेरिका क्या सोच रहा है अब? देखें, जो साबिक़ सदर है ना समीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका। तो ये सदर ट्रंप की बात को तो यहाँ कोई सीरियसली नहीं लेता, सिवाय एक उनके सपोर्टर्स की, जो कि खुद की बहुत बड़ी तादाद है। और क्योंकि उन्होंने 13 अगस्त को ऐलान कर दिया था कि आज के दिन मुझे पावर ट्रांसफ़र हो जाएगा, फैसला हो गया है, क्योंकि ये तो गैर कानूनी तौर पर आए थे। तो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है कि उनसे पावर छीन के 13 अगस्त को मुझे दे देंगे। तो वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। रही बात कि अमेरिका में क्या रिएक्शन है, बिल्कुल अमेरिका में सदर बाइडन को ब्लेम किया जा रहा है। कल के सारे अखबारात में देख रहा था, जो प्रो रिपब्लिकन है, मसलन वॉल स्ट्रीट जर्नल, वो तो बराह रास्त फ्रंट पेज पे स्टोरीज थी जिसमें सदर ट्रंप को बुरा भला कहा गया। लेकिन इवन जो प्रो डेमोक्रेट चैनल्स हैं, अखबार हैं, उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया। CNN में आपने जैक टैपर का इंटरव्यू देखा होगा उनके साथ, सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ, उसमें भी उन्होंने बहुत खुल के बात की। और इस वक्त जो ब्लो बैक है उन पे ही आ रहा है सदर इतिहाद से चलते थोड़ा वो इनखला फौज का अगर ज़रा थोड़ा अनवर हम आप कॉल करते हैं, थोड़ा कोई फ्रीजिंग हो रही है, आपकी आवाज़ और तस्वीर जो है वो बीच में रुक रही है। फ़खर रहमान, अभी आप यानी इसमें तो कोई शक नहीं कि ब्लो बैक उधर ही आ रहा है। पाकिस्तान में भी आज नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई वहाँ हमारे यहाँ, और उसके बाद एक इलामिया भी आया जिसमें ये बात की गई है कि तालिबान जो हैं वो उनसे ये तवक्को की जाती है कि वो अफ़गान ज़मीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे दहशतगर्दी के हवाले से। इस तरह की बातें सारी हो रही हैं। आपको लगता है हम भी सही सिमत जा रहे हैं? बिल्कुल। देखें, जहाँ तक पाकिस्तान हो, रशिया हो, चीन हो, ईरान हो या दीगर आलमी बरादरी है, उनका मेजर कंसर्न यही था, और वो यही गारंटी तालिबान से मांग रहे थे कि आप हमें ये ज़मानत दें कि आइंदा आपकी जो सरज़मीन है वो किसी भी दहशतगर्दी के अमल के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। और अफ़गान तालिबान ने ये दोहा में बार बार इस चीज़ की यकीनदानी भी कराई, और इसी के ऊपर उन्होंने ये भी यकीनदानी कराई थी कि जो इंसानी हकूक़ का जो मामला है, यानी कि तालिबान का एक चेहरा वो था जो 95, 96, 97 में सामने आया था, और अब दोबारा जब वो आ रहे थे तो इस बात की भी उन्होंने ज़मानत दी, बल्कि बाकायदा तहरीरी बयान जारी किया कि ख़वातीन की इज़्ज़त की जाएगी, उनको हकूक़ दिए जाएंगे, वो नौकरियों पे जा सकेंगे, हिजाब का कोई मसला नहीं होगा। और जो उस वक़्त शरीयत और या इस्लाम के मुताबिक जो उन्होंने कानून नाफिज किया था, उस तरह से उनका रवैया नहीं होगा। तो पाकिस्तान का और आलमी बरादरी का जो सबसे बड़ी कंडीशन यही थी कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो आलमी बरादरी के साथ और दुनिया के साथ
कदम मिलाकर किस तरह आगे चलेंगे, ये उनको अपने रवैये से साबित करना होगा। लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि अफ़गान तालिबान ने बड़ी समझदारी के साथ जो अफ़गानिस्तान के अंदर एक खाना जंगी की खदशात पाए जा रहे थे, उस हवाले से जो भी अज़ाइम थे उनको नाकाम बनाया। पहले उन्होंने तमाम जो कबाइल थे, उनके जो रहनुमा थे, उनसे बातचीत करके पहले से मामला तय किए। इस तरह से वो पुरअमन तरीके से हर सूबे में आते चले गए। और काबुल के बारे में अमेरिका की अपनी असेसमेंट थी कि 3 महीने बाद तालिबान जो है वो वहाँ पर जाएंगे। फिर उनकी असेसमेंट आई कि जी 3 दिन, लेकिन तालिबान ने 24 घंटे से कम टाइम में जो है वो काबुल के जो दरवाज़ा यार था। ये आपने एक बड़ी अच्छी बात कही। मैं क्योंकि अनवर इकबाल ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, मैं सदर जो बाइडन ने जुलाई में कुछ स्टेटमेंट्स दी थी, मैं आपको वो सुनवाना चाहता हूँ। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो उन्होंने, एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि इस बात का कितना आपको फ़िक्र है या आप समझते हैं कि तालिबान जो हैं वो टेक ओवर कर लेंगे, तो क्या कहा था उस वक्त सदर जो बाइडन ने, आइए ज़रा सुनते हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर एक और सहाफ़ी ने यह सवाल किया कि आपकी इंटेलिजेंस असेसमेंट क्या है, क्या उन्होंने नहीं आपको बताया कि ये कुछ इस तरह हो सकता है मामला? इस पर उन्होंने क्या कहा, ये भी सुन लें। फिर एक और सवाल हुआ इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और सदर जो बाइडन से ये पूछा गया कि वियतनाम का जो विड्रॉल था और अफ़गानिस्तान का जो विड्रॉल है, क्या ये आप इसमें कोई ममासलत आपको नज़र आ रही है? तो जो जवाब दिया जो बाइडन ने वो ज़रा सुन लें। ये आपने सदर जो बाइडन की गुफ्तगू सुनी। मैं फ़खर आपकी इजाज़त से रविंदर सिंह जी की तरफ ये सवाल फेंकूँगा। ये बिल्कुल भी कोई ऐसा एहसास नहीं दे रहा है, कोई ऐसा लग नहीं रहा कि अमेरिका को अंदाज़ा था कि कोई इस तरह की भी इतनी जल्दी से तालिबान चंद दिनों में ही पूरा आ जाएंगे और कब्ज़ा कर लेंगे हर चीज़ पर। भारत के लिए भी ये चीज़ जो थी ये हैरान कुन थी रविंदर सिंह जी? मुझे लगता है कि अभी मैंने आज एक तालिबान की भी स्टेटमेंट पढ़ी और वो भी हैरान थे। उनको भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी ये सब कुछ कर लेंगे। लेकिन अभी जो बाइडन है वो 3:45 पे वो एड्रेस करेंगे और फिर उसके पहले वो व्हाइट हाउस में स्टेटमेंट जारी करेंगे इसको लेके। तो कुछ पता लगेगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। बाकी रही इनका एकदम से और इतनी तेजी से वहाँ पे आना, मुझे लगता है कि अफगान गवर्नमेंट के साथ साथ या बाकी ममालिक के साथ साथ तालिबान खुद हैरान थे कि वो इतनी जल्दी काबिज हो जाएंगे। लेकिन जो चेंजेस नज़र आई उसमें, ठीक है, पिछले 2 दिन में पर्टिकुलरली जिस तरह का क्योस हुआ या वायलेंस, लोग मारे गए, उसके बाद जो तालिबान का एक डेलीगेशन वहाँ पे रह रहे माइनॉरिटी का, सिख और हिंदू एक गुरुद्वारे में इकट्ठे हुए थे क्योंकि दहशत हर तरफ थी। तो वो वहाँ पे जाके उनको सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करते हैं। अभी एक ट्वीट आया है सुहेल शहीन साहब का, जो स्पोक्स पर्सन है इंटरनेशनल मीडिया के लिए तालिबान के लिए। उन्होंने ये कहा है कि वो अश्योर करेंगे डिप्लोमेट, एम्बेसी, कंसल्टेंट्स और कॉन्सुलेट्स और सभी को उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। लेकिन ये तालिबान का ये चेहरा ये इमेज बिल्डिंग के लिए है या वाकई आने वाले दिनों में वो सब कुछ ऐसा करेंगे, ये बहुत मैसर करता है। जैसे जो पाकिस्तान की भी स्टेटमेंट आई है NSA की, वो चाहते हैं कि वो अफगानिस्तान की जो जगह है, वो लैंड है, वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ ना हो। ये सब खदशे पाकिस्तान के साथ सभी दुनिया को है। तो तालिबान पे ये मैसर करेगा कि जो वो कह रहे हैं क्या वो वाकई वैसा कुछ करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से रनवे पर लोग जो उठ नहीं रहे थे, उनसे जब बात की, मैंने भी बात की, तो उनका ये कहना था वो शहर में नहीं जाएंगे, अपनी बीवी बच्चों खास तौर पर खातून को लेके उनको डर है। वो डर तालिबान कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे? इसमें रविंदर सिंह जी वो काबुल तो बहुत बड़ा शहर है, लाखों की उसकी पॉपुलेशन है, और एयरपोर्ट पे तो वो जो लोग थे 2-3-4 हज़ार से ज़्यादा नहीं थे। तो जो मेजॉरिटी है काबुल की वो तो अपने घरों में ही है, वो तो इस तरह एयरपोर्ट्स पर नहीं आए। ये चंद लोग हैं, अगर उसकी हम परसेंटेज देखें तो ये 5-7% भी नहीं होंगे। वो उस खदशे का वो इजहार कर रहे हैं। लेकिन
मीडिया जो है, ख़ास तौर पर वेस्टर्न मीडिया, बड़ा हॉस्टाइल है, बड़ा रुथलेसली वो तालिबान के बारे में इस तरह की गुफ्तगू कर रहा है। पिछली वीडियोस चला चला के कहीं पे अगर किसी ने एक तस्वीर उतार दी है तो बस वही खबर है। 20 और जगहों पे जहां तालिबान सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमें खबर नज़र नहीं आ रही। ऐसा भी तो मीडिया कर रहा है। समी साहब, मैं आपसे सहमत हूँ इस बात को लेके, मुत्तफिक हूँ। होता ये, लेकिन एयरपोर्ट पे अगर इस क्योस के अलावा भी किसी ने जहाज पे चढ़ना हो, वो वैसे ही परसेंटेज कम ही होती है। लेकिन जान 2 भी जाए, 4 जाए या ज़्यादा जाए, वो बुरी बात है। अभी भी आप जो जहाज की दिखा रहे हैं, जहाज में 3 बंदे जो हैं वो ऊपर से गिर के मरते हैं। अच्छा रविंदर सिंह जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी माजरत, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि मुझे एक ब्रेक पर जाना है। हमारे साथ ही रहिए, नाज़ जारी रखेंगे और वापस आते हैं तो फिर अलीना से पूछेंगे कि वो क्या समझती हैं वुमेन राइट्स के हवाले से, क्या कंसर्न्स हो सकते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। रविंदर सिंह जी भारत से हमारे साथ हैं। ब्रेक पर जाने से पहले उन्हीं से बात हो रही थी। जी रविंदर सिंह जी, आप कुछ कह रहे थे, उसको कंप्लीट कर लें जी। अच्छा, शायद वो उनके साथ भी हमारा राब्ता नहीं है। अलीना, आपसे मेरा ये सवाल है कि तालिबान ने जो आके स्टेटमेंट दी है, बिल्कुल ये डिफरेंट एक उनका रुख है। उसमें उन्होंने जो अपना मंशूर बताया कि आने वाले वक्तों में उनकी तरजीहात क्या होगी, उसमें उन्होंने कहा है कि फ्री मीडिया होगा, कोई ख़वातीन को किसी जगह पर आने जाने पर उनके दफातर में कोई रुकावट नहीं होगी, और वो एजुकेशन की उनको एक्सेस होगी। इवन ख़वातीन अकेली भी जा सकेंगी, कोई सड़कों पर जैसे माजी में होता रहा बीटिंग, मारना पीटना उनको, वो कुछ ऐसा नहीं होगा। हिजाब ज़रूर वो पहनेंगी, और हिजाब भी वो कोई वो जो बुरके ट्रेडिशनल हैं उस तरह का नहीं, सिर्फ एक हिजाब होगा। और बिल्कुल फिर जो कंसर्न थे ह्यूमन राइट्स के हवाले से, बिल्कुल क्लियरली उन्होंने अपनी पॉलिसी बयान की है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद वेस्टर्न मीडिया बहुत ज़्यादा इतराज़ात उठा रहा है पुरानी बातें कर करके। व्हाट डू यू से? सो बेसिकली अगर हम वेस्टर्न मीडिया देखें तो हमें जो आप बात कर रहे हैं ऐसे ही नज़र आएगा, और कुछ पुरानी चीज़ें हैं, कुछ नई चीज़ें हैं। जैसे कि आज मैंने देखा कि ये भी दिखाया जा रहा था, बल्कि एक जगह पर मौजूद थे, मौके पर मौजूद थे कि बैंक की बहुत सी ख़वातीन थी और उन्हें कहा गया था कि अब आपने कल से काम पर नहीं आना है। इस तरह की खबरें तो आ रही हैं। लेकिन अगर हम मौजूदा जो तालिबान है उनका स्टेट ऑफ माइंड देखें तो हमें यही नज़र आता है कि आने वाले दिनों में वो यही सोचते हैं कि ख़वातीन को जो है वो मुकम्मल आज़ादी दी जाएगी। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा कि सिंह साहब जो बात कर रहे थे कि वक्त आने पर ही पता चलेगा कि तालिबान की तरफ से ख़वातीन की आज़ादी के हवाले से क्या जो है वो पॉलिसी अपनाई जाती है। लेकिन अगर पुरानी ही पॉलिसी को अपनाया गया तो मेरे ख्याल में चीज़ें इतनी आसान नहीं होंगी इस दफ़ा जिस तरह पहले थी, क्योंकि पहले के तालिबान में मैं ये समझती हूँ और अब के तालिबान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमें बहुत ग्रूम नज़र आते हैं अब के तालिबान। लेकिन मेरे ख्याल में सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं उनसे एक सवाल करना चाहूँगी। वो ये है कि देखिए सिंह साहब, जो तालिबान है अब वो इस खित्ते की एक हकीकत बन गए हैं, तो आप क्या देखते हैं कि आने वाले दिनों में इंडिया की कोई पॉलिसी आपको नज़र आती है कि वो तालिबान से बातचीत करेंगे, या बैकडोर अभी भी कोई बातचीत चल रही है? आवाज चली गई है। आपको मेरी आवाज आ रही है? बीच में से एक पोर्शन अभी भी निकल गई, अभी भी नहीं सुन रहा है। अच्छा, ये सवाल ये किया, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, कि क्या तालिबान के साथ भारत की कोई बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, या भारत के अंदर कोई आपको लगता है कि उनके ऑफिशियल्स अपने आप को इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि वो दे विल रीच आउट टू तालिबान? ऐसी कोई स्टेटमेंट अभी तक ये नहीं आई है कि हम बात नहीं करेंगे। पहली बात तो ये है, क्योंकि तालिबान का भी रीसेंट मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है जी, आपकी आवाज। अभी रिसेंटली मैंने तालिबान का भी बयान सुना था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत द्वारा चलाए, भारत जो जिस तरह के प्रोजेक्ट वहाँ पे चला रहा है, डैम का या हॉस्पिटल का या रोड्स का, व्हाटएवर जो चल रहे हैं काम, वो उसको नहीं रोकेंगे और उसको चलता रहने देंगे। लेकिन उनकी एक कंडीशन है कि आर्मी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। ये रिसेंटली उनका ये एक बयान था। अभी भारत ने उसके ऊपर ये पर्टिकुलरली कोई आंसर नहीं दिया है और ये भी नहीं कहा है कि किससे कोई बात नहीं होगी। फिलहाल तो ये है कि जो भारत के 300 के करीब लोग जो वहाँ पे हैं,
वो अगर वो आना, उनकी वैक्यूएशन इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जो वहाँ पे मिनॉरिटी अगर वो आना चाहते हैं, उनका अगर वो आना चाहते हैं तो उनके लिए रास्ता बनाना, वो ये प्रायोरिटाइज है इंस्टेड ऑफ अभी बातचीत या बाकी। अभी दूसरी बात, अभी मैं बता रहा था सुहेल साहब का जो सुहेल सिंह जो उनके स्पोक्स पर्सन का भी ट्वीट आया है, तो उसमें भी बहुत पॉजिटिव मैसेज है। तो वो मुझे लगता है कि सारे ममालिक उसको एक पॉजिटिव वे में ही देखेंगे, प्रोवाइडेड इनके ट्रैक रिकॉर्ड से हटकर ये बात करें। अच्छा, ये एक सवाल मैं करना चाहूँगा कि क्योंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनर है भारत अमेरिका का, और इस खित्ते में वो एक उसकी बड़ी उन्होंने अपनी एक हैसियत बनाई है, तो इस बात का इम्कान है कि अगर अमेरिका तालिबान को एक्सेप्ट ना करे तो भारत तो फिर एक्सेप्ट नहीं करेगा? क्या ख्याल है आपका? नहीं, ये कोई ज़रूरी बात नहीं लगती है। ये देखो, हर कंट्री के अपने राइट्स भी हैं। पाकिस्तान भी तो अमेरिका के साथ काफ़ी समय से साथ रहा है, लेकिन चाइना के साथ उसके बड़े अच्छे रिलेशन है। दैट डजंट मीन कि वो अपने इंटरेस्ट जो है वो अमेरिका के लिए छोड़ देगा, ये ज़रूरी नहीं है। ईरान पे बहुत सारी सैंक्शंस लगी हुई हैं, लेकिन भारत के कुछ सर्टन एरियाज़ में उनके चाबहार पोर्ट पे वो सब रिलेशन मेंटेन है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। और साउथ समी साहब, ये एक मेरी गुजारिश है आपसे, ख़ास तौर पे ये साउथ एशिया जो है ना, साउथ एशिया साफमा का फेल होने का रीज़न भी यही है कि हमारे ममालिक इकट्ठे नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ देखते हैं, उस तरह का सोच या उस तरह का रवैया हम भी लोगों के ऊपर ये मुझे उर्दू का वर्ड नहीं आता, वो फोर्स करते हैं, मुसल्लत करते हैं, है ना। वो हमें मीडिया को भी उन चीज़ों को देखकर रोकना चाहिए, समझना चाहिए। साउथ एशिया साफमा, इसको अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो इसी की बात होनी चाहिए। अच्छा, ले इसमें फिर एक सवाल उठता है, बिल्कुल एक ये होना चाहिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, और मैं आई डोंट मीन टू बैश ऑन एनीवन, ना ही आप कोई भारतीय हुकूमत के तर्जुमान हैं, लेकिन अब आप देखें ना, जब अगर पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर नरेंद्र मोदी जी एक ट्वीट करेंगे और इसको एक हॉरर रिमेम्बरेंस डे इसको बनाएंगे, तो मुझे बताइए कि सैफमा और आपस में पब्लिक टू पब्लिक डिप्लोमेसी क्या होगी? पाकिस्तान ने तो 15 अगस्त को कोई नाम नहीं दिया, कोई किसी तरह का भारत के हवाले से कोई इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं दी, तो ये चीज़ें तो बहुत प्ले करती हैं। और भारत में हमें कोई पब्लिक सेंटिमेंट सिविल सोसाइटी की तरफ से ऐसा नज़र नहीं आता जो हुकूमत पर या मोदी जी पर ये दबाव डाले कि कम से कम ये इस तरह की जो ब्लेटेंट स्टेटमेंट्स हैं वो तो उनसे तो अवॉइड किया जा सकता है। जो पॉलिटिशियन जिस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं वो उसके ऊपर मैं कमेंट्स नहीं कर सकता हूं, क्योंकि दोनों तरफ से ये सुनने को मिल जाती है। कभी 200-250 ग्राम का बॉम्ब की बात भी हो जाती है, तो ये स्टेटमेंट्स सभी ये स्टेटमेंट्स अलग तरीके से हैं। और बंटवारे का जो पार्टीशन का पेन है, दैट इज देयर, दैट इज फॉर ऑल। वो जो उधर बैठे उनके लिए भी, जो इधर बैठे उनके लिए, खास तौर पे मेरे जैसे लोग जो बिल्कुल बॉर्डर पर बैठे हैं। आपका हमसाया हूँ, लाहौर के साथ अमृतसर में बैठा हूँ, और वो पेन को, वो जो कई लोगों को मिलता हूँ, वो पेन को मैं फील कर सकता हूँ। शायद फैमिली में भी कुछ इस तरह की बातें हों, लेकिन ये जो पार्टीशन है ये भी एक सच है। अगर तालिबान आज आ गए हैं, वो एक सच है, वो बैठ गए हैं, सच है, तो ये पार्टीशन भी एक सच है। वी कैन नॉट डिनाई समी साहब। नहीं, डेफिनेटली नोबडी डिनाइज इट, लेकिन जब वहाँ पर एक फ़ैसला हुआ जो चाहिए था किसी को, वो हो गया फ़ैसला। इस बात को 74 साल गुजर गए, इसको अगर कोई अनडू करने की कोशिश करे अपने साइज़ की वजह से, बड़े होने की वजह से वो समझे, तो वो फिर वो तो एक्सेप्टेबल, वो सोच तो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसको आप अनडू करने की तो बात अगर करेंगे तो वो तो एक झगड़े वाली बात है, वो तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी ना। समी साहब, जब वो की कहते रिलेशन बने हो ना जी, उदों जो भांडे भी खड़कते होंगे तो वो भी बुरे नहीं लगते, उन्होंने की आवाज़ भी बड़ी सोहनी लग रही होंगी। सो इंडिया और पाकिस्तान में इस वक्त रिलेशन ये इसमें आप डिनाई नहीं कर सकते कि बहुत अच्छे नहीं है, डिप्लोमेटिकली भी नहीं है, पॉलिटिकल भी नहीं है। लेकिन अवाम के जब आप और मैं बात करते हैं, स्टूडियो से पहले भी आपकी मेरी बात हुई, बड़े खुलूस और प्यार से बात करेंगे हम जी। लेकिन ये इस बात को आप इसको किसको डिविएट नहीं कर सकते इन बातों को। जब ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करते हैं ना दोनों ममालिक, तब ये पाकिस्तान से आवाज आती है मेरा बड़ा भाई इंडिया, और वो इंडिया कहेगा जी मेरा छोटा भाई पाकिस्तान। अब
अब जब रिलेशन अच्छे नहीं है तो बड़े ने छोटे के साथ माड़ा कर दिया। So we should understand this. ठीक है। फ़खर, do you want to say anything? जी मैं तो यही कहूँगा कि बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो चीज़ें हमने देखी हैं वो भारत को अब ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जो किरदार वो अफ़गानिस्तान से बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करता रहा और पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम के लिए जो कुछ वो करता रहा, तमाम सबूत अब सामने हैं। और अब भारत को भी ये अच्छी तरह से सोचना चाहिए कि अपनी आवाम के एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए उसको भी पाकिस्तान के साथ और दीगर जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसके साथ एक अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, तभी इस खित्ते में अमन और इस्तेकाम और माशी तरक्की जो है वो सामने आ सकती है। अदरवाइज़ हम जितनी बैठ के यहाँ पे बातें कर लें, लेकिन अमली तौर पे तो हम यही देखते चले आ रहे हैं कि अभी भी भारत इस जो वहाँ पे हुकूमत है वो इस ताक में बैठी हुई है कि क्या किया जाए कि पाकिस्तान जो है ना उसको नुकसान किस तरह से पहुंचाया जाए, और अफ़गानिस्तान के ज़रिए से जो प्रॉक्सी वार है उसको अभी भी वो आगे बढ़ाने की मनसूबाबंदी पे लगे हुए हैं, और ये इरादे उनको अब तर्क करने चाहिए क्योंकि अब वो वक्त ख़त्म हो गया है। मैं क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है, मैं जब वापस आता हूँ तो रविंदर जी आप इस पर जो भी कमेंट करना चाहें, अगर आप कोई रिस्पांस इस पर करना चाहें, नहीं तो फिर हम थोड़ा इसी स्टोरी पर आगे मूव करेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, रविंदर जी अगर आप कोई कमेंट करना चाहें, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था। जी ये वो जो भारत पे इल्ज़ाम लगाए हैं उसको लेके नहीं कोई इल्ज़ाम नहीं किसी ने लगाया, एक सवाल उठाया है उन्होंने, फ़खर ने। ये तो इल्ज़ाम तो लगाना हुकूमतों का काम है। जी जी ये जो सवाल जो है ये दोनों तरफ से है, एक तरफ से नहीं है। तो पाकिस्तान के ऊपर भी इस तरह की बात की जा रही है और इंडिया के भी बयान आए हैं और भी ममालिक के हैं उसको लेके, और मुझे नहीं लगता कि इसमें मैं ना तो मैं डिप्लोमेट हूँ ना ही मैं पॉलिटिशियन। हाँ, इसमें हुकूमतों के कामों में हम क्या बात कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपकी बात मैं तस्लीम करता हूँ। प्रेजेंट सिचुएशन में क्या करना चाहिए वो ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा जरूरी। अगर फ्यूचर में कुछ करना है तो उसमें डिपेंड तालिबान के ऊपर बहुत कुछ में असर करता है। तालिबान क्या ये वही तालिबान है या वो क्या अपना चेहरा सही लेके आएंगे, इस पे डिपेंड करता है, उस पे रिएक्ट नहीं। लेकिन इसमें तो देखें, इसमें तो ये है ना, अब अमेरिका जंग हार के गया है वहां से, और पूरी दुनिया नेटो यूरोप भी हार के गया है। अब वो तालिबान से कहेंगे कि ये करो ये करो ये करो, 20 साल बंदूक चलाते रहे, तालिबान को टेम नहीं कर सके। अब जब वहां पर नहीं है, चले गए हैं, तो वही हरकतें करेंगे जैसे अब अमेरिका कह रहा है कि अफगान बैंक के पैसे हम नहीं देंगे, रिकग्नाइज नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो ये जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं इसको तो तालिबान नहीं तस्लीम करते, ना तो उनको आप इससे हरा सकते हैं। वो तो ये कह रहे हैं, बल्कि वो इंडिया से भी सोहेल शाहीन साहब की स्टेटमेंट अभी मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि आप तालिबान को, हमारी हुकूमत को आप एक्सेप्ट कर लें तो आपके लिए बेहतरी है, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे। ये तालिबान का, सोहेल शाहीन का ये स्टेटमेंट है। तो ग्रेजुअली अभी उनको एक्सेप्टेंस के कई ममालिक से आने शुरू हो गए हैं। चाइना ने, देखे ना, चाइना सिक्योरिटी काउंसिल में इस वक्त इजलास चल रहा है, वो बिल्कुल खुलकर आ गया है। कोई वो वहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल में ऐसी रेजोल्यूशन मंजूर नहीं करने देगा जिससे तालिबान पर अननेसेसरी कोई बोझ बने। रशिया भी वहाँ पर मौजूद है, क्योंकि अब वो वहाँ पर जो अमेरिका कुछ नहीं कर सकता किसी तरीके से भी, तो वो इसलिए जो सिचुएशन है वो बड़ी इस तरह की है कि जिसमें अगर तालिबान की हकीकत को कबूल न किया गया, उनकी रियलिटी को, और ये माजी की बुनियाद बनाकर उन पर इल्ज़ामात लगाते गए और कहा ये करो तो ये करेंगे, ये करो तो ये करेंगे, तो दबा तो नहीं सकते आप। अगर बंदूक उनके घर में ले गए और वो नहीं दबे, तो अब ये इस तरह के बयानात से क्या दबेंगे वो? समी साहब, इसमें मैं एक छोटी सी बात ही करूँगा जी। तालिबान अपने लोगों के लिए अच्छा काम करें, तालिबान अपने मुल्क के लिए अच्छा काम करें, तालिबान अपने अड़ोस पड़ोस के लिए अच्छा काम करें,
वो पंजाबी च कहावत है जी, जो मियाँ बीबी राजी थे की करेगा काजी। दुरुस्त कहा आपने, बिल्कुल बिल्कुल। इफ तालिबान वुड डू गुड फॉर देयर कंट्री, अगर वो अपने वास्ते अपने लोगों लिए चंगा कर रहे होंगे, who would object on that? No one. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आइंदा भी आपके साथ गुफ्तगू होती रहेगी। आपने बिल्कुल ये सही कहा कि जब हों मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। तो ये बेसिकली, लेकिन एक हमें जो ग्लिम्स नज़र आए, जो 90% कम अज़ कम 95% जो इलाका है वो तालिबान ने बग़ैर जंग के वो हासिल किया। जहाँ पर भी गए हैं लोगों ने उनको तालियां बजाई हैं, उनका इस्तकबाल किया है। और वो जो सारी फ़ौज जो अमेरिका ने बनाई थी $83 बिलियन दे के वो ख़र्चा किया, वो मेल्ट अवे हो गई बिल्कुल। वो सारा सामान तालिबान को उन्होंने दिया और उनके साथ जाके खड़े हो गए। तो ये एक सबूत है इस बात का कि वहाँ के जो लोग हैं, गुज़श्ता 20 साल में जो वहाँ पर करप्शन हुई, जो कत्ल गारत हुई, उससे कतई तौर पर वो तंग थे, उसको तस्लीम नहीं करते थे। इसीलिए तालिबान को उनके अपने अंदाजे से भी जल्दी फ़तह मिली है। और वो जो एक ऐसी हुकूमत का ख्वाब है अफ़गान बाशिंदों का कि जहाँ उनकी प्रोटेक्शन हो और लॉ प्रिवेल करे, जो बहुत सारे वेस्टर्नाइज जो खूनी लिबरल्स हैं उनके नज़दीक शायद वो निज़ाम ठीक नहीं, लेकिन जो अफ़गान कल्चर है, जो इस्लामी इक़दार हैं, उनको लोग फॉलो करना चाहते हैं। तो उन्होंने तालिबान को बिल्कुल खुशामदीद कहा है। और फ़ख्र वहाँ पर फ्री मीडिया की वो बात कर रहे हैं, और वहाँ पर वो ख़वातीन की आपने देखा जो सदारती पैलेस में जब वो गए तो किस कदर हम्बल थे और आंखों में आंसू थे उनके, कोई तकब्बुर नहीं था। और जो इस जंग ने ये सबक दिया हम सबको कि अगर आपका ईमान अल्लाह पर हो और चाहे आप बिल्कुल अपने आप को कमज़ोर ना समझें, ये मुझे एक मौजूदा ज़माने में एक मिरेकल लगता है जो हमें बताया जाता है, जो हम पढ़ते हैं कि किस तरह हाथियों से हमला आवर मक्का पर हुए थे और वहाँ पर अल्लाह ताला ने वो जो अबाबील थी वो उस परिंदे ने आके उनको शिकस्त दी। तो ये पठान, ये तालिबान जिनके हाथों में एक राइफ़ल थी, कुछ भी नहीं था, और वो 20 साल तक एक सुपर पावर, एक नहीं पूरी दुनिया की ताकत के साथ वो लड़े और बिल आखिर वो उसमें कामयाब हुए। तो ये एक हम सब के लिए एक सबक है बड़ा कि अगर आपकी कमिटमेंट है, अगर आप अल्लाह पर बिलीव करते हैं, तो इस बात का आप यकीन रखें कि खुदा आपकी मदद करता है और फ़तह आपके कदम चूमती है। फ़ख्र बिल्कुल समी साहब, आपने ये बात बिल्कुल दुरुस्त कही। जब आप अल्लाह तवक्कल होते हैं, अल्लाह को दोस्त बनाते हैं, तो अल्लाह ताला ने भी ये कहा है कि मैं आपकी जो शहर अग है उससे ज़्यादा आपके करीब हूँ। और जब अल्लाह से आप दोस्ती करते हैं तो अल्लाह ताला आपको कभी आजमाइश में नहीं डालता, वो आपकी गैब से मदद जो है वो करता है। और यही हमने देखा कि 20 साल के बाद अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ने दुनिया की 40 बड़ी ताकतों को और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को जिस तरह से शिकस्त दी है और अपने मुल्क से गैर मुल्की अफवाज को निकाला है और अपने मुल्क की आज़ादी को दोबारा से हासिल किया है, ये एक मिलिट्री तारीख़ में ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। हाँ। और इसके साथ ही समी साहब आप देखें कि उन्होंने तमाम तर उन मज़ालिम के बावजूद उन्होंने जो कमिटमेंट की कि सबको हम आम माफ़ी देते हैं, उन्होंने उसके ऊपर अमल दरामद किया और किसी को उन्होंने टच नहीं किया। बिल्कुल। और देखें जो वेस्टर्न मीडिया की आप बात कर रहे थे ना, वेस्टर्न मीडिया को गली गली में खून खराबे के सीन जब नज़र नहीं आए तो उन्होंने ये काबुल एयरपोर्ट के ऊपर जो है, जहाँ जो इतना सिक्योरिटी का एरिया है, जहाँ पे अमेरिकन ट्रुप्स को बिलखसूस हिफाजत के लिए भेजा गया, 5000 ट्रुप्स वहाँ पर भेजे गए कि वो जाके काबुल की एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभालेंगे। और जो कह रहे थे कि जी अफ़गानिस्तान में अभी भी अलकायदा मौजूद है, दाइश मौजूद है, दहशतगर्दी के ख़तरे हैं, उन्होंने आवाम को इस तरह वहाँ पे छोड़ दिया। ये सिर्फ वो दिखाना चाह रहे थे क्योंकि उनको बाकी गली कूचों में तो कुछ मिला नहीं। और मैं ये भी आपके सामने बात बिल्कुल वसूख से कह रहा हूँ कि अफ़गान तालिबान ने जो खाना जंगी की मनसूबाबंदी थी, जो अज़ाइम थे, उसको बड़े अच्छे तरीके से नाकाम बनाया। बिल्कुल ठीक हो गया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि तालिबान जो है अभी तक तमाम साजिशों का बड़े एहसन तरीके से मुकाबला और ये भी कि देखिए उन्होंने जोर से उन्होंने हासिल किया। और यही इंटरनेशनल कम्युनिटी की डिमांड थी कि आपने ताकत के ज़रिए से काबुल पे कब्ज़ा नहीं करना। और ये मेरे पास एक ख़बर है जो मैं पाकिस्तान में आज़ादियों के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है आपके जज्बात बहुत आए हुए हैं फ़ख्र साहब, लेकिन ये भी बड़ी एक जज्बाती ख़बर है, इसलिए कि एक मीडिया रेगुलेटिंग अथॉरिटी के नाम पर एक ऑपरेटर्स हुकूमत बना के उस पर मुसल्लत करना चाहती है। और आज एक कमेटी का इजलास था, जॉइंट कमेटी जो थी APNS, PBA, CPN, EPF, UJ और एमेंड की,
और ये वहाँ पर इनकी मीटिंग थी मिनिस्ट्री ऑफ इत्तलात और नशरियात में। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि यूनानी मसली जो ये थी कमेटी ये इन तमाम तंजीमों की, इसने रिजेक्ट कर दिया वो सब कुछ जो हुकूमत कह रही थी, और ये कहा कि ये जो आप अथॉरिटी बना रहे हैं ये काबिल कबूल नहीं है, ये कदगन है। लेकिन हुकूमत ने, वजारत इत्तलात और नशरियात ने ये तासुर दिया बाद में, जो ख़बरें लीक की गई, जो वहाँ पर कि शायद जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी उसने ये जो PMDA है, पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटिंग अथॉरिटी, इसको शायद तस्लीम कर लिया है, इसको सही मान लिया है। ये गलत है बिल्कुल। बड़े अफसोस की बात यह है कि एक गलत इंप्रेशन देने की कोशिश की है। और ये एक स्टेटमेंट जो है वो जॉइंट जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उन्होंने एक जारी किया, जिस पर मीडिया तंजीमों ने बिल्कुल वाज़े किया है कि वो कतई तौर पर इस मामले को तस्लीम नहीं करते, इस अथॉरिटी को जो ये बना PMDA को वो रिजेक्ट करते हैं और कंसेंसस के साथ रिजेक्ट करते हैं। और ये आपने जो एक वहाँ से एक गलत एक इस तरह की वो कोशिश की है इंफॉर्मेशन देने की, ये वजारत ने, ये गलत है। और ये वजारत इत्तलात और नशरियात को इस तरह नहीं करना चाहिए था। ये बिल्कुल ये रिजेक्टेड है फ़ख्र। लेकिन इसके बावजूद जो वजारत इत्तलात और नशरियात है वो बजाय इसके कि कोई इस तरह का काम करती कि जिससे ब्रिज होता इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और उनके बीच में, उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन ही गलत देना शुरू कर दी और ये तासुर दिया। ऐसा लगता है कि शायद बुलडोज़ करके तो बस इसका ऐलान करना मकसूद है और कोई इस पर कंसल्टेशन नहीं चाह रही है हुकूमत। नहीं, कंसल्टेशन तो करना पड़ेगी, क्योंकि इस तरह से मामला जो है वो चल नहीं सकेगा। क्योंकि अब तो पोजीशन जो है वो जितना भी पाकिस्तान का मीडिया इंडस्ट्री है उसकी तरफ से ली जा चुकी है। तो अब इस मामले के ऊपर एक रिकन्सिलिएशन जो है वो करना पड़ेगी, कि अदरवाइज़ तो ये अथॉरिटी फिर हवा में रह जाएगी। ये बिल्कुल गैर मौसर होगी। अगर ये बन भी जाए तो गैर मौसर होगी, क्योंकि इससे फिर देखें, हुकूमत चाहे किसी भी पार्टी की हो, उसको ये पता होना चाहिए कि हम जो है ना वो कुछ अरसे के लिए हैं और फिर उसके बाद कल को हम आज इक़्तिदार में हैं तो कल नहीं होंगे। तो ये जो मामलात हैं इसको अफ़ाम व तफ़हीम से हल करने की ज़रूरत होती है। और ख़ास तौर पर जहाँ पे जब ये इम्प्रेशन आ रहा हो कि आप मीडिया को रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और मीडिया को जो है ना आप अपने इशारों पे जो है वो डिक्टेट करेंगे, तो फिर मामलात आगे नहीं बढ़ते। और ख़ास तौर पे इस वक्त जो पाकिस्तान को चैलेंजेस हैं उसके अंदर ये ऐसा नहीं होना चाहिए, चलना पड़ेगा हुकूमत। बिल्कुल। प्रोग्राम का वक्त इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह तजिया में मुलाकात होगी। अपने साथियों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।